have taken your paper also. ओके बच्चों, ठीक है। यस, जहां पे मुझे लग रहा है प्रॉब्लम है बस मैं उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 जो था, क्वेश्चन नंबर 2 था एक्सप्लेन द टर्म इम्प्लांटेशन आफ्टर विच इवेंट डज इट टेक्स प्लेस। ओके, सो इम्प्लांटेशन जब भी आप बताओगे तो फर्टिलाइज्ड एग आपको लिखना है, या क्लीव्ड जाइगोट लिखना है, या डेवलप्ड जाइगोट लिखना है, या जाइगोट की कोई ऐसी स्टेज लिखनी है जो कि जाइगोट फॉर्मेशन के बाद आती है। ठीक है, सो जाइगोट डोंट get implanted in the mother's uterus. The zygote divides many times to form a ball of cell. Okay, and that ball of cell only get attached to the mother's wall. तो ये ध्यान रखनी है, इस सारे बच्चों का राइट है। यहाँ पे बस एक दो बच्चों का क्या मिसिंग हो गया कि उन्होंने जाइगोट को लिख दिया है कि zygote attaches to the uterus of mother. Zygote नहीं अटैच होता, zygote divides and redivides many times, okay, and it forms the blastocyte. ठीक है, जब zygote बहुत बार डिवाइड करता है तो वो उसकी स्टेज आती है blastocyte, okay, blastula बनता है। So that blastocyte attaches to the mother's uterus. ये आपको ध्यान रखना है। उसका अदर हाफ, इसमें दो क्वेश्चन थे, एक ही मार्क्स में दो क्वेश्चन थे। सेकंड क्वेश्चन था आफ्टर विच इवेंट डज इट टेक्स प्लेस। ठीक है, तो इसमें क्या है, बहुत सारे बच्चों ने को कहां से, आई डोंट नो कि व्हाट सोर्स दे हैव यूज्ड, बट द सेम लैंग्वेज आई हैव फाउंड इन मेनी पेपर्स। दिस इज नॉट अबाउट दिस क्वेश्चन, but of many question the same answer word to word was similar in many copies, though there are students who have tried to attempt the paper themselves, and I know also that because on a separate page I have written who are the students who have tried to attempt the paper themselves, okay, but many of them have used any side book or Google or whatever source, because I can see same word to word answer in many copies. So आपको 11th मैंने पढ़ाई है, मुझे आइडिया है कि कितना बच्चा कौन लिख सकता है। ठीक है, ये अलग बात है कि बच्चे मेहनत करके भी और लिख लेते हैं, दैट इज, बट आपकी लैंग्वेज पता चल जाती है, एंड गूगल से टाइप करके जो लैंग्वेज है वो भी पता चल जाती है। और मैंने टेस्ट के जिस दिन टेस्ट था उस दिन मैंने आपको उसी दिन सुबह बोला था कि बेटा ट्राई टू डू योरसेल्फ, क्योंकि अब ये जो मार्क्स आए हैं आपको 30 के ऊपर 35 से ऊपर आपको 31 32 मिल गया। इससे आपने किसको चीट किया? पहला आपने अपने आप को किया, दूसरा आपने टीचर को किया, तीसरी बात जब ये मार्क्स आपके पेरेंट्स पूछेंगे तो आप कहोगे कि मेरे तो 31 32 या 33 आ गए। उससे क्या होगा, पूरे साल भर उनको मिसकंसेप्शन रहेगा कि मेरे बच्चे के तो इतने आ रहे हैं, और लास्ट में जब आपने परफॉर्मेंस नहीं दिखाई तो बेटा बहुत हर्ट होता है पेरेंट्स को। इसीलिए मैंने आपको उस दिन भी समझाया था कि आपको अपने आप करना है, ताकि आपको खुद को पता चले कि हमें कितना आता है और हमें कितनी मेहनत करनी है। सो आई होप कि आप ये मेरी बात याद रखोगे और अगली बार अपने आप करने की कोशिश करोगे। पर ऐसा नहीं है कि कुछ सारे बच्चों ने ऐसा किया, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, अराउंड 10 स्टूडेंट्स आर देयर जिन्होंने अपने आप भी करने की कोशिश करी। उनके मार्क्स भी थोड़े कम आए, बट आई एम हैप्पी कि उन्होंने अपने आप करने की कोशिश करी, और जो उनका मार्क्स आएगा वो रियल पिक्चर अपने पेरेंट्स को देंगे। वो अपने पेरेंट्स को इस तरह से नहीं रखेंगे कि हाँ हमारे तो इतने आ गए, और बाद में जब पेरेंट्स को पता चलेगा कि इतने कम आए, ऐसे कैसे हो गया। ठीक है, सो आप अपने आप को प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखो कि यू आर इन बोर्ड क्लासेस, दूसरी क्लास में नहीं हो, तो आपकी परफॉर्मेंस आपके लिए बहुत मैटर करती है और आप उसके हिसाब से मेहनत करोगे। ठीक है, तो इसका जो सेकेंड पार्ट है, आफ्टर विच इवेंट डज इट टेक्स प्लेस, इसमें इवेंट पूछा है, तो इवेंट क्या होता है बेटा, उसमें बहुत मतलब जिन बच्चों का राइट है दैट इज राइट, दैट दिस इवेंट, दिस इम्प्लांटेशन इवेंट टेक्स प्लेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ अ स्पर्म एंड ओवम। ठीक है, उन दोनों के फर्टिलाइजेशन के बाद ही इम्प्लांटेशन होता है। तो सिंपल सा आपको फर्टिलाइजेशन वर्ड लिखना था, बट इसमें कुछ बच्चों ने क्या गलतियां करी है कि उन्होंने ये लिखा है आफ्टर द रिलीज ऑफ ओवम। ठीक है, ओवम तो रिलीज हुआ, लेकिन देयर आर टू चांसेस, दोनों चांसेस मैंने आपको बता दिए हैं कि many times the egg get fertilized and many times there is no fertilization, क्योंकि अगर sperms की availability है then only the sperm will fertilize the egg।
ठीक है, नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो इसलिए आपका ये आंसर गलत है कि ओवम की रिलीज के बाद आपको ये लिखना है, द करेक्ट आंसर इज फर्टिलाइजेशन, तो हाफ मार्क्स इसका था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन वेसिक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। ये सबका राइट है, बट इन दोनों डेफिनेशंस को लिखने के हाफ ही मार्क्स थे, क्योंकि दिस क्वेश्चन आल्सो कंसिस्ट ऑफ द सेकंड पार्ट, दैट इज हैव दे एनी साइड इफेक्ट। ये बहुत सारे बच्चों ने लिखा है, राइट भी है, बट कुछ बच्चों से ये मिस्टेक हो गई कि उन्होंने सेकंड पार्ट देखा ही नहीं है। और मैं आपको बार बार कहती हूँ कि whenever you have question paper in your hand, read up to last। आप एक पार्ट देख के फटाफट आंसर लिखना शुरू कर देते हो, आपका सेकंड पार्ट रह जाता है। तो ये बहुत सारे बच्चों का मिस हो गया है सेकंड पार्ट। ठीक है, तो वहां पे आपको हाफ मार्क ही मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 वो गार्डन पी वाला था, वो आपका राइट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एंड क्वेश्चन नंबर 4 का और पार्ट भी था, तो दोनों ही क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबने बहुत अच्छे से लिखा है। देन क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में व्हेन डज डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन सेल साइकिल ऑफ यूकैरियोट्स। ओके, तो ये है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन यूकैरियोट्स में के सेल साइकिल में कौन सी स्टेज में होता है, तो ये एस फेज है। दिस इज राइट आंसर फॉर many of you have written the right answer also. And the next question was question number 6. Okay, so question number 6 में what is the role of integuments of ovule after fertilization and which is the most common type of ovule found in angiosperm? Okay, इसमें भी दो पार्ट है, तो हाफ प्लस हाफ, एंड मेनी ऑफ द स्टूडेंट दे हैव करेक्ट रिटन द राइट आंसर फॉर दिस। इसमें भी ऐसे मैं उन आंसर्स को डिस्कस नहीं कर रही जो आपने राइट किए, जहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे कुछ बताना है आपको, केवल मैं वही डिस्कस करी। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में what are the major functions of male SST ducts and gland? इस क्वेश्चन में हालांकि मैंने मार्क्स भी दे दिए हैं, बट आप आगे से ध्यान रखना, मैंने बहुत सारी कॉपीज में, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट कमेंट इन ईच एंड एवरी कॉपी, क्योंकि 45 कॉपीज है, सारे में कमेंट नहीं लिख सकती, बट कुछ कॉपीज में मैंने कमेंट लिखा है। उसमें क्या है कि व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ मेल एसएसटी डक्ट्स एंड ग्लैंड। तो इसमें आपको जो मेल ग्लैंड्स है सबको अलग अलग लिख के उनके अलग अलग फंक्शंस आपको लिखने हैं। आपने क्या करा, उसको पैराग्राफ में लिख दिया है। ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीजें मैंने बताई टेस्ट के बारे में कि ट्राई टू राइट द आंसर इन पॉइंट्स। पैराग्राफ इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द एग्जामिनर टू सी, मतलब उसको टाइम लगता है, और पॉइंट में अगर आपने लिखा है तो हमें वो एक वर्ड मिल गया आंसर, बस उसका फंक्शन मिल गया, राइट कर दिया। ठीक है ना, उससे आपका आंसर गुम भी नहीं होता, एग्जामिनर के लिए भी इजी पड़ता है, और आपका आंसर देखने में भी द राइटिंग वर्क आल्सो लुक वेरी नाइस। ठीक है, तो अब अगली बार से आप क्या करोगे, आपने क्या करा, इसका कॉमन फंक्शन लिख दिया है कि वो फ्रक्टोज होता है, उसमें होते न्यूट्रिएंट्स होते हैं, या वो स्पर्म को मोबिलिटी प्रोवाइड करता है, ये सारे आपने कॉमन फंक्शन वहां पे लिख दिया है। ठीक है ना, आप अगली बार से क्या करोगे, आप इसमें डक्ट्स को अलग, डक्ट्स और ग्लैंड्स के नाम लिखोगे विद नेम, मैंने उसमें लिखा भी है कमेंट्स में, यू हैव टू राइट द नेम आल्सो, क्योंकि हवा में नहीं बात करनी है कि इसका ये फंक्शन होता है कॉमन, आपको डक्ट्स और ग्लैंड्स के नाम लिखने हैं और उनके सामने उनका फंक्शन लिखना है। ठीक है, तो हाफ ऑफ मार्क्स हो जाएगा। तो इस तरह से चार, कोई से भी चार देख के आपको मार्क्स दे देंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है yes, given below is the flow chart showing ovarian changes during the menstrual cycle. Fill the spaces giving the name of the hormones responsible for the event shown. Okay, so this was the flow chart. इसमें most of the students they have written the correct answer. इसमें A का आंसर था FSH, B था LH and C का आंसर भी LH ही है। सी के आंसर की जगह वहां पे बहुत सारे बच्चों ने प्रोजेस्टेरॉन लिखा है या एस्ट्रोजन लिख दिया है। ठीक है बेटा, तो जो आपने आगे हार्मोन का नाम लिखा है वो इसमें क्या है, आपसे जो जो सी पूछा है, सी कहां से किसके बीच में सी डैश था, व्हेन द ओवा इज चेंजिंग टू कॉर्पस ल्यूटियम। ओके, एंड हाउ कॉर्पस ल्यूटियम इज फॉर्म, व्हेन द ओवा इज रिलीज, जब ओवा ओवरी में बन जाता है, व्हेन इट इज रिलीज, तो रिलीज ओवा रिलीज होने के बाद जो न्यूक्लियस है गोज आउट एंड जो स्ट्रक्चर रह जाता है दैट स्ट्रक्चर फॉर्म्स द कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है, और वो स्ट्रक्चर आगे जाके जो आपने प्रोजेस्टेरॉन या हार्मोन लिखा है
कॉर्पस ल्यूटियम जाके रिलीज करेगा, ओवा रिलीज नहीं करता है। ओवा से कॉर्पस ल्यूटियम चेंज होने में व्हाट हार्मोन इज नीडेड, इट इज LH, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, आपको भी अगर यहाँ से जैसे मैं रीड आउट करें, आपको कोई डाउट है तो आप बता देना, ताकि मैं आपका यहाँ से देख लूँ, तो ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि बेटा बार बार टाइम नहीं मिलता है क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने का, तो आज ही आप इसको कर लो, अगर आपके तरफ से भी आपको कोई प्रॉब्लम है। एंड आई होप दैट एवरीबडी हैज सीन देयर मार्क्स, बिकॉज टुडे विल फीड द मार्क्स, ओके, ठीक है, सो देयर विल बी नो चेंजेस। वैसे भी आपकी कॉपी 4-5 दिन पहले हो चुकी है, तो अगर कोई चेंज था आपको बताना चाहिए था, क्योंकि आज के बाद मैं कोई चेंज करूंगी नहीं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन व्हाट मैनर अ डिप्लॉयड मेल कैन बी ऑब्टेन्ड इन अ हनी बी। ये दिस वाज द क्वेश्चन दैट आई वांट टू डिस्कस द मोस्ट। इसमें आप सभी बच्चों ने इसमें गलत नहीं लिखा है, सभी बच्चों ने राइट आंसर लिखा है, चाहे आपने देख के लिखा है चाहे आपने आप लिखा है, लेकिन लिखा तो राइट है, ठीक है ना, आंसर राइट है। तो पहली बात मैंने 1.5 मार्क्स आपको दे दिए हैं। सेकेंड थिंग, हाफ मार्क्स मैंने इसलिए डिडक्ट कर रहे हैं, वहां पे मैंने आपको लिखा है, आई डोंट नो हैंड राइटिंग आपको समझ में आ रही है, क्योंकि स्लाइड करता है मोबाइल पे लिखते समय, तो वहां पे मैंने लिखा है राइट द जीनोटाइप एंड द क्रॉस, ठीक है। तो जब आप इसमें बताओगे कि हाउ द क्वेश्चन क्या है, हाउ इन व्हाट मैनर अ डिप्लॉयड मेल इज फॉर्म, ठीक है, हनी बी से डिप्लॉयड मेल कैसा बनता है। कुछ बच्चों ने फ्लो चार्ट से भी बताया है कि इसका यहाँ पे जाइगोट है तो ये डिवीजन हो जाता है, तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम रह जाते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है, या तो आप उसको उस तरह से भी करके बता सकते हो, ठीक है। और आपको इसमें क्रॉस करके बताना है, और ये याद रखना कि कौन सी हनी बी का किसके साथ क्रॉस हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात, अगर क्रॉस नहीं है वहां पे, तो आप जीनोटाइप तो लिखो ऑलवेज, दिस इज फॉर ऑल द क्वेश्चन। आगे हीमोफीलिया वाला क्वेश्चन आ रहा है, उसके लिए भी मैंने वहां पे क्रॉस एंड जीनोटाइप लिखा हुआ है कि व्हेनेवर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स वेयर यू हैव टू derive the where you have to get the answer by crossing, okay, always write the genotype of the parents which are crossed and try to make a flow chart, ठीक है, उसमें फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करो कि किससे क्या बनता है, ठीक है बेटा, ओके। सो इस तरह से क्या है कि आपका आंसर भी आ जाएगा, और एंड दैट विल बी द कंप्लीट आंसर। सो योर आंसर वाज राइट, बट आई हैव, और हाँ, इस टेस्ट के बाद कल आपकी आंसर की भी शेयर कर दूंगी, तो so that you can also see the answers what in which manner we have to write the answer, ठीक है। तो आंसर की जरूर देखना, और आपको अगर यहाँ जीनोटाइप या जो भी जिसका भी कंफ्यूजन है, आप इसके आंसर की में देख सकते हो कि व्हाट इज द जीनोटाइप एंड हाउ द क्रॉस विल बी डन, ठीक है। तो मैंने हाफ मार्क जानबूझ के काटे, सो दैट ये आपको हाफ मार्क लेने हैं बोर्ड में जब आप जीनोटाइप और क्रॉस लिखोगे। So don't forget to write the genotype, and if there is a cross, you can do the cross also. Okay? तो हाफ मार्क वहाँ पे मैंने 1.5 ही दिए हैं। नेक्स्ट है कोडॉन का था, वो सब बच्चों का राइट है, 2 मार्क्स मिल गया। उसके बाद पोलैरिटी वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10, वो भी सभी बच्चों को 2 मार्क्स मिले हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। देन हम आ जाते हैं सेक्शन सी पे, ओके। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 11, ड्रॉ अ स्कीमेटिक लेबल डायग्राम ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक ऑफ एन एंजियोस्पर्म। सो दैट इज आल्सो करेक्ट, यू हैव गॉट 3 मार्क्स आल्सो। इसमें इस क्वेश्चन में और उसके बाद वाले में क्वेश्चन नंबर 12, ड्रॉ सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन ओवरी शोइंग द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपिंग फॉलिकल्स, कॉर्पस ल्यूटियम एंड ओवुलेशन। इन दोनों क्वेश्चन में एवरीबडी हैव गॉट 3 मार्क्स, completely 3 marks they have got। एक चीज बस मुझे यहाँ पे आपको बतानी थी कि every time you commit the same mistake, you do the same mistake, you use a pen for the diagram, okay। बहुत सारे 90% बच्चों ने पेंसिल से बनाया, बट फिर भी कुछ 10% बच्चे हैं जिन्होंने पेन यूज किया डायग्राम बनाने के लिए, ठीक है। सो नेवर यूज अ पेन फॉर द डायग्राम, फॉर मेकिंग अ डायग्राम यू हैव टू यूज पेंसिल। सो हैबिट बनाओ, व्हेनेवर देयर इज अ टेस्ट आप पेंसिल से बनाओगे। आपकी क्लास भी हो रही है तो आप पेंसिल आप पास में रखो, नोटबुक अब तो आपकी यहाँ पे क्लास होती है गूगल मीट पे होती है, तो आप अपनी क्लास का कॉपी जो आपकी रेगुलर क्लास का कॉपी जैसे क्लास में लेके आते हो वैसी क्लास का कॉपी आप सामने रखो, डायग्राम होता है तो डायग्राम देख के बनाते जाओ, और जो भी यहाँ पे बोर्ड पे लिखा जाता है वो आप देख के लिख सकते हो, ठीक है। सो मेंटेन योर क्लास का कॉपी एंड ट्राई टू यूज पेंसिल फॉर द डायग्राम, राइट, ओके। इसी में इसका और सेक्शन भी था कि गिवन बिलो डायग्राम शोज ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक साइड से दिया है
और हाँ, इस क्वेश्चन में भी बच्चों ने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, कुछ बच्चों ने, 5-6 बच्चों ने। आइडेंटिफाई एक्स एंड राइट इट्स लोकेशन इन द बॉडी। एक्स तो कुछ बच्चों ने टेस्टिकल्स लिखा है, कुछ बच्चों ने टेस्टिस लिखा है, दोनों ही ठीक है, बट उसके आगे का क्वेश्चन था राइट इट्स लोकेशन इन द बॉडी। सो आपको उसकी लोकेशन स्ट्रोटम लिखना था, जो बच्चे भूल गए हैं, सो वहां पे आपके हाफ मार्क कटे हैं, ठीक है। 95 बच्चों ने लिखा, 5% बच्चे भूल गए हैं, उसको पूरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करा है। तो ये एक ऐसी मिस्टेक है जो आपने बिना मतलब आपके जो नंबर है वो गवाए हैं, ठीक है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एसेसरी ग्लैंड वाई एंड इट्स सीक्रेशन। ओके, एसेसरी ग्लैंड वाई का नाम लिखना था, उसमें आपने सीक्रेशन लिखा है कि एल्कनाइन मीडियम होता है, और जो सीक्रेशन के नाम से लिखे हुए हैं आपने, उसके आगे का ठीक था। देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज ART? Okay, assisted reproductive technology, right answer. What are the various methods that are included in ART? वो भी आपने लिखा है, IVF हो गया, GIFT हो गया, IUI हो गया, ICSI हो गया, ICSI, तो ये that you all have written right. इसके थर्ड पार्ट में प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे क्वेश्चन था व्हाट आर द लिमिटेशन फॉर विच ART इज नॉट कॉमनली एक्सेप्टेड। जो ART है वो कॉमनली एक्सेप्ट क्यों नहीं है, तो उसका आपको क्या लिखना था, यू हैव टू राइट द लिमिटेशन। बट ये क्वेश्चन या तो आपसे मिस हो गया है, या आपने इसको हाफ ही लिखा है। मैंने यहाँ पे हाफ मार्क डिडक्ट करे हैं, क्योंकि लिमिटेशन में उसका बेटा सोशल कॉज, इमोशनल कॉज दोनों लिखना था। और आपको पता है कि ये जो टेक्निक्स होती है, एएस जो रिप्रोडक्टिव असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी होती है, जिसमें IVF होता है या ICSI होता है, दे नीड अ वेल सोफिस्टिकेटेड प्रिपेयर्ड लैब्स, ठीक है। और जो डॉक्टर्स होते हैं वहां के, दे शुड बी वेल प्रैक्टिस्ड डॉक्टर, तो वो ये बहुत महंगा ट्रीटमेंट, तो ये सारी चीजें आपको उसमें लिखनी है। यहाँ भले वो था 1 मार्क का, बट यू हैव टू राइट शॉर्ट में लिखो कि वो कॉस्टली है, और उसकी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं दे आर वेरी कॉस्टली। देन इसके इमोशनल और सोशल बैकग्राउंड भी लिखने थे कि सोसाइटी में इट इज नॉट एक्सेप्टेड, ओके, मेनी टाइम्स इट इज नॉट एक्सेप्टेड। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है उसमें कि इसमें लिमिटेशंस क्या हैं। कुछ चीजें आपने लिखी तो मैंने हाफ मार्क दिया, सारी चीजें लिखी है, देन आई हैव गिवन फुल मार्क्स आल्सो। 90% बच्चों ने इसका राइट आंसर लिखा है, दे हैव गॉट 1 मार्क्स आल्सो, ठीक है। देन yes, question number 14, suggest some methods to assist infertile couples to have children, ठीक है। Infertile couples so that they have children, what are the methods which are available in the market which can help them? तो यहाँ पे अगेन आपको ART को एक्सप्लेन करना था। आपने क्या करा, जिफ्ट हुआ या ICSI हुआ या IVF हुआ, इन सबका फुल फॉर्म लिख के छोड़ दिया, तो ऐसे तो मार्क्स नहीं मिलते ना बेटा। आपका ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का था, 3 मार्क्स आपको ऐसे नहीं मिलेंगे अनलेस यू एक्सप्लेन इट। 3 मार्क 5 मार्क क्वेश्चन एक्सप्लेन क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तो यू हैव टू एक्सप्लेन इट। आपने क्या करा, बस उसका फुल फॉर्म लिख के वहीं पे छोड़ दिया है। सो रिमेंबर फ्रॉम नेक्स्ट टाइम यू हैव टू एक्सप्लेन इट। वहां पे लिखा है ना कि सजेस्ट सम मेथड्स टू असिस्ट, ठीक है, आपने उसका फुल फॉर्म लिखा। आप थोड़ा सा भी एक लाइन लिख देते तो आपको मार्क्स मिल जाते कि इसमें ऐसा होता है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने 1 या हाफ मार्क्स बहुत सारे बच्चों ने लिए हैं, बहुत सारे बच्चों ने कटे भी हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 का लैक ओपरॉन का क्वेश्चन था। लैक ओपरॉन में सारे बच्चों ने बिल्कुल अच्छे से पूरा पेज लिखा हुआ है, दे हैव गॉट फुल मार्क्स ऑल्सो। मैंने इसमें जानबूझ के आपके 1 मार्क्स डिडक्ट किए हैं अगर आपने इसका डायग्राम नहीं बनाया है, ठीक है। आप बेटा क्लास 12th में, मैंने आपको 11th में भी बताया था, नॉट इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट इज डिस्क्राइब्ड इन द क्वेश्चन दैट यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम। wherever there is a diagram related to the concept you have to draw the diagram। आप डायग्राम जल्दीबाजी में बना दो, कोई बात नहीं, पेंसिल से बना दो, रफ बना दो, पर बनाना है डायग्राम, क्योंकि डायग्राम कैरीज मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 3 मार्क का क्वेश्चन था। लैक ऑपरेंट का कंसेप्ट वैसे भी बहुत इजी है। सो 2 मार्क्स आपके डायग्राम, 2 मार्क्स आपके रिटर्न वर्क के थे और 1 मार्क आपका इसका डायग्राम का था। तो आपको इसमें इसका डायग्राम भी बनाना है, आगे से भी याद रखना कि लैक ऑपरेंट है तो बिना डायग्राम के नहीं जाएगा। और उसका एक्सप्लेनेशन अब छोटा कर दो, ठीक है। जब तक लैक्टोज में है, लैक ऑपरेंट ऑन रहेगा, जैसे लैक्टोज बैक्टीरिया यूज कर लेगा,
लैक ऑपरेंट जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा, तो शॉर्ट में कर दो उसका, इन के नाम शॉर्ट में लिख दो, मतलब बस लिख के खत्म कर दो उनका फंक्शन, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। और एक तरफ आप उसका डायग्राम बना दो, बिकॉज इट्स डायग्राम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, उसके डायग्राम में सारा कुछ बताया हुआ है, कहाँ से बीटा गैलेक्टोस कहाँ बनता है, कहाँ से ट्रांसक्रिप्शन होता है, ऑपरेटर रीजन कौन सा होता है, सब उसमें डायग्राम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है, ठीक है। एंड नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, explain linkage and recombination as put forth by T.H. Morgan. Okay. इसमें बहुत सारे मतलब कुछ बच्चों ने इसका ये वाला पार्ट लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर वाला पार्ट कुछ बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, और बहुत सारे बच्चों ने इसका सेकंड पार्ट अटेम्प्ट किया जो था आपका शायद ड्रोसोफिला था नहीं, हीमोफीलिया, सॉरी हीमोफीलिया का था। ओके, तो ये वाला जो आपका ड्रोसोफिला का पार्ट जो है ये लिंकेज एंड कॉम्बिनेशन का था, इसमें बेटा आपके दो पार्ट थे। ओके, हाँ यस अंजलि बोलो, यस अंजलि बोलो। अंजलि योर वॉइस इज नॉट रीचिंग टू मी, बेटर यू कैन टाइप, आप टाइप करो सो दैट आई कैन सी द कमेंट। मैम उसका माइक माइक इकट्ठे मत बोलो, अभी अंजलि ने सबसे पहले वो करा तो लेट हर स्पीक और लेट हर राइट। मुझे अभी तक नहीं समझ में आया कि व्हाट यू वांट टू से, सो आई एम मूविंग फर्दर, ठीक है। आप लिख सकते हो कि क्या है, कमेंट लिख दो, अगर आपका स्पीकर काम नहीं कर रहा देन यू कैन राइट। ओके ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 16 में इसके दो पार्ट थे। पहले पार्ट में लिंकेज और एंड रिकॉम्बिनेशन आपको बताना था, आपने अच्छे से बताया भी, और सेकंड पार्ट में राइट द बेसिस ऑन व्हिच अल्फ्रेड स्ट्रोवेंट एक्सप्लेन जीन मैपिंग, थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेनेशन, इसका सेकंड पार्ट बल्कि बच्चों ने अच्छे से किया, इसका फर्स्ट पार्ट में आपको लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करना था। उसमें क्रॉस भी आप बता सकते थे कि जो ड्रोसोफिला में क्रॉस हुआ था, मॉर्गन ने जो क्रॉस करवाया था वो किन दोनों जीनोटाइप्स में करवाया था और क्या रिजल्ट निकला था, एंड दिस लिंकेज, इफ देयर इज लिंकेज एंड कॉम्बिनेशन बिटवीन द जीन्स then there is a deviation from the normal Mendelian ratio F2 ratio that is 9:3:3:1, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना था, वैसे ये बच्चों ने सही किया है, इसमें इससे ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड लास्ट आपका क्वेश्चन था हीमोफीलिया वाला, ठीक है ना। तो हीमो क्वेश्चन क्या था, ओके अच्छा वो डिसीज गर्ल का पूछा था क्वेश्चन, मेरे पास क्वेश्चन पेपर का नहीं है। ओके सो हाउ हीमोफीलिया अकर्स इन अ गर्ल चाइल्ड, ओके ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था ना, उसमें एक वो एक गर्ल चाइल्ड बॉर्न हुई है और उसमें ये हीमोफीलिया की डिजीज है, ठीक है, ऐसा कैसे हुआ ये बताना था आपको, ठीक है। तो इस हीमोफीलिया वाले आंसर में भी एवरीवन यू हैव रिटन वेरी नाइस आंसर, ये मोस्टली मतलब इस वाले क्वेश्चन में एवरीबॉडी हैव गॉट फुल मार्क्स। एक दो बच्चों ने ही बस क्रॉस नहीं लिखे हैं, तो आगे से आपको ध्यान रखना है कि जो भी प्रोबेबल आपके कॉम्बिनेशन होते हैं मदर एंड फादर के, मदर हीमोफिलिक हो सकती, मदर कैरियर हो सकती है, मदर हीमोफिलिक हो सकती है, फादर जो है आपको फादर पता है, फादर भी कैरियर हो सकता है, ठीक है ना। तो वहां पे जो भी प्रोबेबल इसके दो कॉम्बिनेशंस निकलते हैं, तो दोनों कॉम्बिनेशन आपको वर्कआउट करके बताने थे, तो इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे हैव गॉट द फुल मार्क्स। और इसमें क्या है, जो गर्ल चाइल्ड है, गर्ल चाइल्ड को हीमोफीलिया तभी होगा जब दोनों ही जीन्स में दोनों ही जीन्स में हीमोफीलिया का कैरेक्टर आया है, देन ओनली द गर्ल चाइल्ड विल हैव द डिजीज, ठीक है ना। सो यहाँ पे ये आपको क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन खत्म हुआ, जो मैं फर्स्ट पार्ट आपको बता रही थी। नाउ मूविंग टू द सेकंड पार्ट। ओके सो यू हैव ब्रॉट योर प्रैक्टिकल बुक रख लिया आपने सामने? यस मैम। ठीक है बेटा, यस मैम। ठीक ठीक ठीक। इसमें देखो अभी तक जहां तक मुझे याद है, आई हैव पोस्टेड टू नेम्स ऑफ एम्स ऑफ टू प्रैक्टिकल, दो प्रैक्टिकल्स के जहां तक पोस्ट कर चुकी हूँ मैं, है ना, ठीक है।
तो एक आपका इसमें ये था पीएच वाला था, ठीक है, और एक आपका था कि आइडेंटिफिकेशन, हाँ ब्लास्टुला वाला, ठीक है ना, टीएस ऑफ ब्लास्टुला थ्रू द परमानेंट स्लाइड। ये दो प्रैक्टिकल आपने करके दे दिए हैं, मैंने देख भी लिए हैं। और हाँ, आप ये ना मत समझना, आपको प्रैक्टिकल के लिए मैंने पहले भी बताया है कि प्रैक्टिकल जो है वो चेक नहीं करनी, वो बस मैं देख के अपने पास में नोट करते जा रहा हूँ कि बच्चे ने मुझे दे दिया है, क्योंकि जब आप उस रिकॉर्ड को दोगे ना, ओरिजिनली हार्ड कॉपी दोगे अपने रिकॉर्ड की, तो वो चेक होगी। यहाँ बस मैं ये नोट करती जा रही हूँ कि किस बच्चे ने कौन सा प्रैक्टिकल कर लिया है, क्योंकि आपको मैं बार बार बोल रही हूँ, लास्ट टाइम जो आपका जनवरी फेब वाला है उसको प्रैक्टिकल्स को लिखने के लिए वेस्ट मत करना। आप अभी सारे प्रैक्टिकल को लिख के खत्म कर लो, सारे टीचर्स से पूछ के, ठीक है, ताकि वो वाला टाइम आप केवल अपना कॉन्फिडेंस टेस्ट, रिवीजन, प्रैक्टिस पेपर इन सब में डालो, ठीक है। सो ये दो हम कर चुके हैं। अब आपको एक और जो करना है प्रैक्टिकल, वो मैं रीड आउट कर रही हूँ, आप उसमें टिक मार्क कर लेना, ठीक है ना। ओके, कलेक्ट एंड स्टडी सॉइल्स। जब ढूंढो आप अपने प्रैक्टिकल बुक में, एम्स में चले जाओ, सबसे स्टार्टिंग में जो है, ठीक है ना, स्टार्टिंग में लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स है ना, वहां पे ढूंढो। वहां पे आपको ए और बी दिया हुआ है ना, ए में कुछ एक्सपेरिमेंट और बी में स्टडी एंड ऑब्जर्वेशन है। ए में आपको मिलेगा कलेक्ट एंड स्टडी सॉइल फ्रॉम एटलीस्ट 2 डिफरेंट साइट्स एंड स्टडी देम फॉर टेक्सचर। मिला? यस, हैव यू गॉट दिस Yes, प्रैक्टिकल? ma'am. मिल गया Yes, बेटा? ma'am. ओके, ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है, इस प्रैक्टिकल को आप टिक मार्क लगा लो। और इसको आपको एज इट इज, बस मैंने आपको बोला है सारा कुछ वैसे रहेगा, बस प्रोसीजर आपको नहीं लिखना है। प्रोसीजर आप मत लिखो, क्योंकि प्रोसीजर टाइम वेस्टिंग है, बस आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो प्रोसीजर मत लिखना, बाकी सारी चीजें आप इसका लिख लेना, इससे रिलेटेड जो डायग्राम है वो बना लेना। जब भी इसका लिंक है, लिंक मैं देखूंगी, जब भी पोस्ट करना है मैं उसका लिंक आपको पोस्ट कर दूंगी, बट अभी लिखने के उससे अपनी प्रैक्टिकल के बुक से इसको सारा लिख लो, ठीक है। तो ये होगा आपका प्रैक्टिकल नंबर 3। ओके, देन है आपका ओके, यस, जो आपका बी है ना, लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट में बी है, अभी ए का मैंने आपको बताया था। लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट में जो बी है, बी में आपको दिखेगा, आई एम गोइंग टू रीड आउट द एम। शुड आई राइट इट हियर कि काफी है? अगर मैं बोल दूं तो काफी है, या मैं इसका एम यहाँ पे लिखूं? मेरी मैम लिख दो। लिख दूं? अच्छा ठीक है, यहाँ पे ये वाला है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टेजेस ऑफ गैमेट डेवलपमेंट। मैं दोनों यहाँ पे लिख देती हूँ, आप जस्ट कॉपी कर लो, क्योंकि आपको ये वीडियो उसमें मिलेगी नहीं। तो आप प्लीज अपने जहाँ पे भी आपकी कॉपी में लिख लो कि आपको ये दोनों प्रैक्टिकल्स लिखने हैं, ठीक है। एक जो आपके एक्सपेरिमेंट का पार्ट था उसमें था, बोर्ड का ये वाला पार्ट विजिबल है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, कलेक्ट एंड स्टडी। तो ये मिल गया। सो व्हाट इज द प्रैक्टिकल नंबर? आपकी बुक में प्रैक्टिकल नंबर कौन सा दिया है इसका? कलेक्ट एंड स्टडी सॉइल फ्रॉम एटलीस्ट 2 डिफरेंट साइट्स एंड स्टडी देयर टेक्सचर। हाँ 2, ठीक है। ओके, यहाँ मेरे पास भी इसका जो सीरियल नंबर है वो 2 ही है। ओके, नेक्स्ट है आपका बी में, नीचे का बोर्ड नजर आ रहा है? यस मैम। ओके ठीक है,
Identification of stages of gamete development. TS of, ये जो लाइन अभी लिख रही है दिख रही है क्या, विजिबल है? TS of testes. अब नहीं आ रहा। नो मैम, नो मैम। ठीक है मैं ये आपको मिल तो गया होगा। Yes, ma'am. हाँ यस मैम, यस मैम। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये नीचे वाली लाइन में यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। TS of testes and TS of ovary. इसके बाद एक और है, इसको मिटा दो। Should I rub this? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। इसके बाद एक और है, ये आपको बी से मिलेगा। ये वाला भी आप, ये भी बी में था और ये भी बी में है, पहला वाला ए में था, ठीक है। प्रिपेयर पेडिग्री चार्ट। Okay, so the practical is prepared pedigree charts of ये observation study या observation of prepared pedigree charts of any one of the genetic traits such as rolling of tongue, blood groups के आगे है earlobes, विडोज पीक एंड कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है ना। इसको हम डिस्कस भी कर लेंगे। आपको वैसे तो जो प्रैक्टिकल्स के लिंक है उससे सारा कुछ समझ में आ जाएगा, दे आर ऑलरेडी एक्सप्लेन, ओके। और इसका लिंक भी हमारे पास है। ये जो तीनों एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बात करवाए हैं, तीनों एक्सपेरिमेंट्स के लिंक मेरे पास है। दे आर ऑलरेडी पोस्टेड, मतलब दे आर ऑलरेडी मेड, द वीडियोज रिलेटेड टू दीज प्रैक्टिकल्स आर ऑलरेडी मेड, ठीक है। तो ये मैं लिंक्स फॉरवर्ड कर दूंगी, आप लिंक्स को खोल के स्टडी भी कर सकते हो, क्योंकि ये जो सारी चीजें, ये इनमें तीनों प्रैक्टिकल्स जो थे ये सिलेबस में हो चुके हैं, मतलब प्रैक्टिकल करके नहीं देखा आपने, लेकिन इससे रिलेटेड जो थियरी है वो सारा रिप्रोडक्शन वाली है, ठीक है ना। और ये पीडिग्री चार्ट हम वाला लेसन भी कर चुके हैं, इनहेरिटेंस वाला, ठीक है। तो ये आपको इसे समझ में आ जाएगा, और लिंक में आप वीडियो को इजीली ओपन करके देखो, सबको समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा देन आई एम हियर टू सॉल्व द डिफिकल्टी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये प्रैक्टिकल हो गया। सो आई एम गिविंग यू 3 प्रैक्टिकल्स, 3 प्रैक्टिकल्स हो गए, एक सेक्शन ए से है, 2 सेक्शन बी से है। इज दैट क्लियर? प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? नो मैम। ठीक है, नो मैम। नो मैम। हाँ बोलो बोलो बच्चे। चलो मैं अब
बस 5 मिनट्स और करके ये क्लास थोड़ा सा है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं तो फटाफट हो जाएगा। इस क्लास, आज की जो क्लास है वो थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। ओके, अभी तक तुम क्वेश्चन पेपर एंड प्रैक्टिकल से डिस्कस कर रहे थे, so I am coming to the third part of today's lecture. So this is the use of microbes in industries. Okay, and okay, so here you can see one microbe is written, that is Saccharomyces cerevisiae. It is what? It is the common yeast. Okay, now this yeast, it can be used in two places. One is it can be used in baking. See, now we are reading about how the microbes are used for the industrial purpose. It means how they are used on a large scale or on a commercial scale as a business purpose. Okay, so there the first one, it's the common yeast, and the biological name for the common yeast is Saccharomyces cerevisiae. So it can be used in the baking industries, and since it is used in the baking industry, therefore it is also known as the baker's yeast. Okay, and it is also used in the brewing industry. Brewing industry means for formation of alcohol, wine, whiskey. Okay, so there it is known, if it is used for producing alcohol and alcohol related products, okay, then it is known as the brewer's yeast. Okay, now this wine and beer, okay, these are made, these wine, beer, whiskey, brandy and rum, these are all made from alcohol only. So there are different combinations of alcohol and some more substances in it, and when they are not, they don't undergo the process of distillation, means when they are not purified, they are, whatever alcohol is produced, and that if it is used in the form, that is used in the form of wine and beer. Wine and beer को क्या करते हैं, डिस्टिलेशन के प्रोसेस से नहीं करते हैं, ठीक है, उसमें डिस्टिलेशन नहीं होता, उसको अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग नहीं करता। डिस्टिलेशन आपने पढ़ा ना, टू सेपरेट द कंपोनेंट्स एट डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है, तो इसमें सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एक ही जगह हो जाते हैं, डिस्टिलेशन का प्रोसेस नहीं होता है वाइन एंड फॉर मेकिंग वाइन एंड बियर। ओके, whereas for making whiskey, brandy and rum जो है, they undergo the process of distillation. Okay, and so this was how the Saccharomyces cerevisiae is used for in the brewing industry, in the alcohol industry. The second one is how it is used in baking industry. So you are already familiar, आप पहले भी बहुत बार पढ़ चुकी है, वो 10 पे पढ़ चुके हैं, 11 पे भी पढ़ चुके हैं, 8 क्लास में भी आपने पढ़ा है कि जो yeast है, yeast is capable of producing what? Yeast respires anaerobically, okay, and it reproduces also. Okay, asexual method of reproduction is possible in yeast. Therefore, so whenever the yeast respires anaerobically, then a gas is produced which is known as the CO2. Okay, so this CO2, when a dough is prepared, and in that dough yeast powder with slightly warm water is added in the dough, and slight amount of sugar is added. It is necessary to add sugar because sugar will act as a source for giving nutrients to the yeast. Okay, and it will respire very fast, and it will reproduce also very fast, and in a soon time it will become double. Okay, so when you keep the dough in that condition for several hours, for 3 or 4 hours or for overnight, then in the next morning when you will see, or after a few hours when you will see that the dough has risen and it has become almost double in its quantity. Okay, so why it is there? Because the CO2 which is released by the anaerobic respiration by the yeast, it has caused fluffiness in the yeast, in the dough, and because of that it has risen. Okay, and when the same dough is used for baking, it will make the cake fluffy, and if you are making bread, then it will make a spongy bread. Okay, so this is how it is used in baking, and therefore it is also known as the baker's yeast. Now coming to how the microbes are used as antibiotics. Okay, microorganisms, they are used to produce antibiotics. And what are antibiotics? Antibiotics are particular substances which are made by the use of microbes, and which can kill certain microorganisms which are responsible for certain disease. And these antibiotics, for preparation of the antibiotics, bacteria is used, and what is the other organism which is used? That is the fungi. Okay, so bacteria and fungi both are utilized for formation of yeast. Okay, and for formation of antibiotics. And today we have
एंटीबायोटिक्स फॉर मेनी टाइप्स ऑफ डिजीजेस, बहुत सारे डिजीजेस हैं, जैसे जो छोटे बच्चे जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, दे हैव अ पीरियोडिक साइकिल फॉर गिविंग वैक्सीनेशन प्रोग्राम मतलब होता है, तो उनमें वैक्सीन बनाई जाती है, तो वैक्सीन की प्रिपरेशन के लिए भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूज होते हैं। बट यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीनेशन, वैक्सीन दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। एंटीबायोटिक्स नॉर्मली हमें मेडिसिनल फॉर्म में मिलती है, और वैक्सीनेशन जो है मेडिसिन के फॉर्म में मिलती है, जैसे पोलियो की वैक्सीन आती है तो पोलियो ड्रॉप्स में भी मिलती है, बट मोस्ट ऑफ द वैक्सीन आर अवेलेबल इन द इंजेक्शन फॉर्म, ठीक है ना। तो वो क्या है, हमारे बॉडी में और एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं ना, जहाँ पे हमने एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी पढ़ी थी। तो पैसिव इम्यूनिटी में हमने पढ़ा था हाउ द वैक्सीन एक्ट्स इन द बॉडी, ठीक है। So now we have vaccines for many types of diseases. For example, whooping cough, diphtheria, and leprosy. Okay, the newborn babies, they are given with these types of vaccines, so they don't have these types of diseases in the future. Okay, and last let us discuss how the first vaccine was discovered. How the first antibiotics was made. Okay, the first antibiotic that was made was the penicillin. Okay, जो सबसे पहली एंटीबायोटिक रिलीज बनाई गई थी वो थी पेनिसिलिन, ठीक है। पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक थी, that was made from a organism, from a fungus, and the name of the fungus is what? Penicillin notatum. उसका notatum इसकी स्पीशीज का नाम है, इससे बनाई गई थी। ओके, एंड दिस एक्चुअली ये जो पहली वैक्सीन बनाई गई थी, इसका जो थियोरी थी या इसमें क्या प्रिंसिपल इन्वॉल्व है, ये पता चला। दिस वाज एक्चुअली एक्सीडेंटली फॉर्म्ड मेडिसिन। ओके, so इसमें क्या था, the scientist Alexander Fleming, the credit for formation of first antibiotic goes to the scientist, that is Alexander Fleming. And Alexander Fleming and the three scientists, this Ernest Chain and Howard Florey, they were given in a combined way, they were awarded with Nobel Prize for making the first antibiotic. Actually, the discovery was made by Alexander Fleming when he was doing an experiment. What was the experiment? The experiment was that he has taken certain बैक्टीरिया, ही वाज ग्रोइंग अ कल्चर ऑफ बैक्टीरिया इन द लेबोरेटरी में वो एक बैक्टीरिया था, एंड द नेम ऑफ द बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकाई. ओके, सो दिस बैक्टीरिया वाज ग्रोन इन द लेबोरेटरी, एंड ही फाउंड, Alexander Fleming found the growth of certain molds. कुछ molds की growth वहाँ पे उनको मिलने लगी. ओके, सो जब एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखा कि कौन से मोल्ड की ग्रोथ हो रही, तो वो मोल्ड का नाम क्या था? मोल्ड का नाम था पेनिसिलिन नोटेटम. ओके, और उन्होंने एक और चीज ये बताई कि पेनिसिलिन नोटेटम की ग्रोथ की वजह से स्टेफाइलोकोकाई की ग्रोथ रुक गई है. सो दिस इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द एंटीबायोटिक, दैट with use of certain microorganisms, the growth of other microorganisms can be stopped. Okay, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको सबसे पहले खोजा था इस मेडिसिन को, तो इसीलिए नोबेल प्राइज उनको मिला. बट पेनिसिलिन एज एन एंटीबायोटिक, इसका फुल पोटेंशियल, इसका पूरा पोटेंशियल कैसे एक्ट करती है, ये इसका पूरा जो क्रेडिट जाता है, गोज टू द टू साइंटिस्ट. Okay, and so now the time to finish the class, and so we have done the second part of the lesson, and happy vacation, enjoy Diwali vacation, but पढ़ते भी रहना और खूब अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करना. हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.